गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री से ब्रिटिश काल में स्त्रियों की वैधानिक स्थिति पर चर्चा करूंगी। इस विषय पर कोई भी बात करने से पहले यह उचित होगा कि हम भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए उन पर संक्षेप में नज़र डाल लें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की कृतियों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को जो गौरवमय स्थान प्राप्त था, धीरे धीरे वह तिरोहित होता गया। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में तेजी से गिरावट आई। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न माना जाना, पुरुषों के समान स्वतंत्रता नहीं होना, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विकसित होना आदि विकृतियों के कारण स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्तर प्राप्त नहीं था एवं वे अपनी स्थिति के प्रति जागरूक भी नहीं थी। कन्या जन्म को अभिशाप समझा जाने लगा, जिसने कन्यावध को प्रोत्साहित किया। विधवाओं को घृणित दृष्टि से देखा जाने लगा। विधवा विवाह, विवाह विच्छेद एवं नियोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि बहुपत्नी प्रथा को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा। दहेज प्रथा का प्रचलन भी बढ़ चुका था। आर्थिक दृष्टि से स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर थी। स्त्री संपत्ति के कोई निश्चित नियम नहीं थे। स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति मान लिया गया था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात आरंभिक वर्षों में स्त्रियों की स्थिति को देखें तो स्पष्ट होता है कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, वैधव्य स्त्रियों के सामाजिक जीवन की समस्याएं बन चुकी थी। स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार नगण्य ही थे। यद्यपि ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के सामाजिक विधानों में बाधा पैदा करने का प्रयत्न नहीं किया, तथापि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 25 वर्षों में जब पुरुष समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारे जाने की बात उठाई और उनके प्रयत्नों से महिला आंदोलनों को बल मिला, तब ब्रिटिश सरकार भी कुछ वैधानिक कदम उठाने और कुछ सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई। फलस्वरूप इस काल में कई महत्वपूर्ण सामाजिक विधानों का निर्माण हुआ। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की गई। स्त्रियों की स्थिति, जिसे रीति रिवाजों जैसे बाल विवाह का रिवाज या आजीवन वैधव्य की बाध्यता, दहेज प्रथा या संपत्ति पर अधिकार निषेध द्वारा रूढ़ व अचल बना दिया गया था। इसे कानूनी परिवर्तन के बिना सुधारा नहीं जा सकता था। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भारत में सामाजिक कानून की आवश्यकता होने पर भी इस कदम के दो विरोधी थे। एक थे अंग्रेज और दूसरे थे रूढ़िवादी। अंग्रेज शासक भारत की संपूर्ण उन्नति के लिए जरा भी उत्सुक नहीं थे। इसलिए जब जब सुधार के लिए कानून की मांग आगे रखी जाती, तब तब या तो धर्म के बहाने या फिर भारतीय समाज अमुक सुधार के लिए परिपक्व नहीं है, ऐसे बेबुनियाद कारण बताकर कानून पारित करने में जितना भी विलंब हो सके उतना करने का प्रयास करते थे। इसका एक उदाहरण 1844 में बहराम जी मालाबारी द्वारा बाल विवाह और अनिवार्य वैधव्य पर सरकार को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर से दिया जा सकता है। उत्तर यह दिया गया कि गवर्नर जनरल की यह दृढ़ मान्यता है कि इस समय सरकार के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ रूढ़िवादी भी परंपरागत रिवाजों में किसी भी प्रकार के जरा भी परिवर्तन को हिंदू धर्म के प्रति द्रोह या प्रहार ही मानते थे। इसलिए जब जब कानून द्वारा सुधार करने की बात शुरू की जाती, तब तब वे इसका घोर विरोध करने के लिए उठ खड़े होते थे। हिंदू समाज खतरे में है, हिंदू संयुक्त परिवार टूट जाएगा या विवाह प्रथा की नींव डगमगा जाएगी आदि नारों से वे अपना विरोध जताते थे।
ब्रिटिश काल में भारतीय स्त्री की परिस्थिति सुधारने के लिए जो मुख्य रूप से कानून बनाए गए उन पर हम एक नज़र डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें सती प्रथा निषेध अधिनियम की। यह कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था। इसके अनुसार सती प्रथा या विधवा को बलपूर्वक जला देने का रिवाज गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित हुआ। सन 1913 में इस बारे में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की थी कि सन 1829 के कानून का असाधारण प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ा और यह प्रथा धीरे धीरे पूर्णतः नष्ट हो गई। उस दिन से आज तक संयुक्त प्रांत और बंगाल के कानूनी कार्यवाही के अभिलेखों में मुझे सती की केवल 3 घटनाओं का उल्लेख मिला है। ये घटनाएं सन 1834, 1854 और 1871 में घटित हुई थी। दूसरा प्रमुख जो कानून पारित किया गया वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू समाज हमेशा से ही स्त्रियों के प्रति कठोर रहा था। प्राय सामाजिक नियमों को धार्मिक आवरण में डालकर लोक परलोक के डर से इन नियमों को शाश्वत मान्यता दे दी गई। यूं तो विधवा विवाह के लिए शास्त्रों में कतिपय स्थिति में मान्यता दी गई है, लेकिन व्यवहार में समाज में विधवाओं के प्रति कोई आदर नहीं था और उनका दोबारा विवाह करना सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा जाता था। सती प्रथा के बंद हो जाने पर विधवाओं की संख्या पर्याप्त बढ़ गई और उस समय यह आवश्यक माना गया कि विधवाओं को भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। बंगाल में ब्रह्म समाज के नेतृत्व में इस समस्या का सबसे पहले समर्थन किया गया। सन 1837 में जन नेताओं ने भी इस संबंध में प्रचार कार्य आरंभ किया। कलकत्ता प्रेस द्वारा विधवा विवाह के समर्थन में लेख लिखवाए गए। विधवा विवाह को समाज सम्मत व्यवस्था के रूप में स्वीकृत कराने का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को था। विद्यासागर के द्वारा विधवा विवाह के बारे में आंदोलन चलाया गया। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में कट्टरपंथी समाज के तर्कों का खंडन किया और समाज के नवयुवक वर्ग से विधवाओं को सम्मान पूर्वक अपनाने के लिए कहा। विद्यासागर ने अपने परिवार में विधवा विवाह कराकर स्वयं एक आदर्श उपस्थित किया। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से बंगाल में एक जनमत विधवा विवाह के संबंध में तैयार हो गया और शासन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। सन 1856 में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार विधवा विवाह को विधि सम्मत करार दिया गया और उसकी भावी संतति को संपत्ति में पूर्ण अधिकार देने का प्रावधान रखा गया। अब हम एक और अधिनियम की बात कर सकते हैं, कन्या वध उन्मूलन अधिनियम 1870। कन्या वध की प्रथा हिंदू समाज की निंदनीय रीतियों में थी। राजपूत परिवारों में लड़कियों का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता था और उन्हें आत्मसम्मान के विरुद्ध माना जाता था। व्यक्तिगत अहंकार के कारण लड़कियों के विवाह को लेकर काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा होती थी। अतः लोग ये चाहते थे कि उनके परिवार में लड़कियां ही ना हो। 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में लड़कियों की हत्या का चलन साधारण सा हो गया था और इसके लिए अनेक तरीकों को काम में लाया जाता था। यह प्रथा अमानवीय और हिंदू समाज के कलंक के रूप में थी। क्षत्रिय संपन्न परिवारों में इस प्रथा का चलन अधिक था। कहा जाता है कि लड़कियों के विवाह में खर्च, आर्थिक बोझ के कारण लड़कियों का विवाह नहीं होना, अपमान की भावना आदि बातों ने इस प्रथा का चलन अधिक कर दिया था। प्राय लड़कियों को पैदा होते ही अफीम खिलाकर मार डाला जाता था। सबसे पहले सन 1789 में इस प्रथा के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला था। सन 1795 के अधिनियम 16वें और सन 1804 के अधिनियम 3 के अनुसार इस हत्या
को अपराध के रूप में घोषित किया गया था, परंतु यह प्रथा अपने विभत्स रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्रचलित रही। एक विवरण के अनुसार लगभग 1,25,000 बालिकाओं की प्रतिवर्ष हत्या की जाती थी। ऐसी स्थिति में कंपनी के अधिकारियों ने इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। विशेषकर 2 ब्रिटिश अधिकारियों डंकन और वाकर के प्रयत्नों से इस दिशा में तथ्यों को इकट्ठा करने और प्रथा को समाप्त करने में सहायता मिली। सामाजिक जागृति, शिक्षा, नए धार्मिक आंदोलनों के कारण यह आवश्यक हो गया कि इस घृणित प्रथा पर रोक लगा दी जाए। अंत में सन 1870 में एक अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार पैदा होने वाले बालक और बालिकाओं की सूचना देना अनिवार्य घोषित कर दिया गया और वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रथा का भी अंत हो गया। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट भी स्त्रियों की वैधानिक स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस एक्ट के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहु विवाह को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। विवाहित स्त्री के संपत्ति अधिनियम को 1874 में पारित किया गया था। प्राचीन काल से ही स्त्री को संपत्ति का अधिकारी कभी नहीं माना गया था। केवल स्त्री धन ही उसका निजी धन है, जिस पर उसका संपूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया। अन्य संपत्ति में यदि उसे कोई हिस्सा दिया भी जाता तो भी संपत्ति पर उसका संपूर्ण अधिकार कभी मान्य नहीं किया गया, अतः उसे सीमित अधिकार के नाम से ही पहचाना जाता है। हिंदू समाज में उत्तराधिकार की 2 प्रणालियां हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा प्रणाली में संयुक्त संपत्ति और निजी संपत्ति के उत्तराधिकार में भेद किया गया, जबकि दाय भाग में ऐसा कोई भेद नहीं किया गया। मिताक्षरा पद्धति के अनुसार कोई भी स्त्री अधिकार से संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती थी, जबकि दाय भाग में विधवा को भी संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में अधिकार होता है। 19वीं शताब्दी में आर्थिक परिवर्तन हुए। स्त्रियों को केवल विवाह के समय भेंट, उपहार या नकद रकम मिलने के अतिरिक्त निजी नौकरी से वेतन की आय, निजी बचत द्वारा निवेश के नए प्रकार जैसे कि बैंक या बीमा में निवेश से एकत्रित धनराशि के अधिकार के निराकरण की समस्या उपस्थित हुई। इस परिस्थिति से निपटने के लिए विवाहित स्त्री की संपत्ति के बारे में सन 1874 में अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा स्त्री की निजी संपत्ति में कुछ संपत्तियां जिन्हें शामिल किया गया वो थी कि विधिवत किसी भी व्यवसाय, नौकरी या व्यापार से प्राप्त होने वाला वेतन अथवा आय, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कौशल से अर्जित धन, वेतन से की गई बचत अथवा पूंजी से होने वाली आय और स्त्री के नाम की बीमा पॉलिसी। इस प्रकार स्त्री की निजी संपत्ति के दायरे को विस्तृत किया गया। अब हम 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम या जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है उस पर बात करें। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था और इस अधिनियम के लिए मुख्य रूप से हरविलास शारदा ने प्रेरक का काम किया था। वे एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। 1937 का हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम स्त्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवा स्त्री को उसके पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया।
एक और अधिनियम 1946 में लाया गया जो कि स्त्रियों के भरण पोषण से संबंधित था। स्त्रियां यदि किसी कारण से पति से अलग रहने के लिए मजबूर हो जाती थी तो उन्हें ऐसी स्थिति में भरण पोषण मिलेगा। यह अधिकार उन्हें इस कानून के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने हेतु काफ़ी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे और इन कानूनों ने स्त्रियों का स्थान ऊंचा उठाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक विचारक ने कानून की तुलना बैसाखी से की है। कानून स्वयं सामाजिक या नैतिक अपंगावस्था को नष्ट करने में असमर्थ होता है। वह तो केवल अपंग को सहारा देकर चलने का साधन मात्र होता है। जिन व्यक्तियों को समाज के अनिष्टों का उन्मूलन करना हो, सामाजिक दोष दूर करने हो, उन्हें कानून नैतिक शक्ति देता है। किंतु जो स्वयं परंपरागत रूढ़िग्रस्त जीवन से चिपके रहना चाहते हो, व्यर्थ और दकियानुसी रिवाजों का पालन करना चाहते हो, उनके लिए कानून का अस्तित्व निरर्थक है। कानून की उपयोगिता उसके पालन के लिए सतर्कता में ही निहित है। जो भी कानून पास हुए हैं उनका उचित रूप से पालन हो और आवश्यकता अनुसार नए कानूनों का निर्माण हो। इन दो कर्तव्यों का उत्तरदायित्व वर्तमान जागृत नारी पर ही है।